इज नॉट हाई मेंटेनेंस, इट इज पर्टिकुलर मेंटेनेंस। आपके हवा में मॉइस्चर होना इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, दीज आर वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट्स। तो इन फेंगशुई में कहा जाता है कि हर एक प्लांट की एक स्पेसिफिक जगह होती है घर में, और अगर वो उन्हें सही जगह मिल जाए तो उनकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। लाइक हमें सक्सेस मिल सकता है, प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, मनी मैटर्स में भी काफी हेल्प हो सकता है। सो कैन यू थ्रो मोर लाइट ऑन दैट? आपके राशि के लिए, आपके जन्म नक्षत्र के लिए अलग अलग ट्रीज या श्रब्स बताए गए हैं। लोग बोलते हैं बुरा है, बोनसाई जो है प्लांट्स के साथ बहुत ब्रूटल व्यवहार है। तो जो वहाँ पे रिलीजन में ऑस्पिशियस मानी गई है, वो यहाँ पे निगेटिव कैसे हो सकता तो आप ऐसा कोई कोर्स वगैरह ऐसे लेते हैं? आई कैन टीच। दे आर लाइक रियली वेरी प्रिटी लुकिंग। इनफैक्ट ऑफिस डेस्क के ऊपर एज अ होम डेकोर आइटम इट वुड लुक रियली सुपर। दिस इज व्हाट आई फील कि मॉस फ्रेम्स जो है वो भी आजकल काफी ट्रेंडिंग है। तो अभी 2021 के प्लांट के रिलेटेड क्या ट्रेंड्स है वो आप कुछ बता सकते हैं? बैंड एक्चुअली इंटरनेशनल रैकेट बना हुआ है। सो द फर्स्ट वन ऐसा है कि हाउ टू मेक बोनसाई ऑफ रोजेस। एंड देयर इज वन फिनोमिनन व्हिच इज कॉल्ड मल्चिंग। सिर्फ मिलीबग नहीं होता है, इसमें मिली भगत होती है। क्योर करना है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स से पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? Hey angels, welcome back to my channel and it's great to see you for my podcast The Nifty Neems। ये वाला जो पॉडकास्ट है ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 का, जहां पर मैं बात कर रही हूँ नीलकंठ से, हु इज अ लैंडस्केप हॉर्टिकल्चरिस्ट। आपने अगर मेरा पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पर हमने एंड किया था एक निहायत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि ऑडियंस से आया है, एंड दैट इज विथ रिलेटेड टू वास्तु एंड फेंगशुई प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, और किस तरीके से वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारी सक्सेस को, हमारे प्रोस्पेरिटी को, वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे नीलकंठ से, और साथ ही में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस से जो कि मैं नीलकंठ से बात करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्किड का सेम है। अच्छा, मतलब एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। ओके। तो हर मंथ तेरे को शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इस मंथ मेरे को क्या देना है। ओह, तो फिर तो ये हाई मेंटेनेंस हो गया फिर तो। इट इज नॉट हाई मेंटेनेंस, इट इज पर्टिकुलर मेंटेनेंस, क्योंकि ऑर्किड्स आर नॉट ग्रोइंग इन सॉइल। सो मतलब क्या है कि जो ऑर्किड्स ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए ये टिप्स है कि ऑर्किड्स 2 टाइप के हैं नॉर्मली। एक तो ग्राउंड ऑर्किड है, या फिर जो ऑर्किड्स हम लोग थोड़े से अलग मीडियम में पढ़ाते हैं। तो ग्राउंड ऑर्किड जो होता है उसमें सॉइल होती है और थोड़ा सा सड़े हुए पत्ते या मैन्यूअर इस तरह से, या फिर ब्रिक पीसेस इस तरह से होता है, वो उनको थोड़ी सी सनलाइट चल जाती है। और दूसरे जो है, जो ये मेरे पास दिख रहे हैं, इसमें थोड़े हाई इंटेंसिटी लाइट और लो इंटेंसिटी लाइट वाले ऑर्किड्स हैं। ये नॉर्मली चारकोल पीसेस में और ब्रिक पीसेस में लगाए जाते हैं, या फिर किसी वुडन पीस को हैंग किया जाता है। इनको मॉइस्चर चाहिए लेकिन पानी इनके आसपास जमा नहीं होना चाहिए। ओके। तो जो एरियाज इंडिया के हैं जहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट दिन का जो है वो 50% के ऊपर है, वहाँ पे हम लोग ऑर्किड्स बढ़ा सकते हैं आसानी से। जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई रीजन है वहाँ पे फिर स्पेसिफिक ग्रीन हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करके करना। अच्छा। तो आपके हवा में मॉइस्चर होना इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू फॉर ग्रोइंग ऑर्किड। सो फॉर मुंबई एंड ऑल पीपल हु live on coast of India, orchids can be easily grown. ओह, दैट्स लवली, क्योंकि वो प्लांट भी इतना ब्यूटीफुल होता है कि मतलब काफी मन कर जाता है उसे घर में रखने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द अदर प्लांट्स? वो दूसरे प्लांट्स कौन से हैं? ये जो है these are heliconians. ओके। These are very low maintenance plants. सेमी शेड में आप लगा सकते हैं। इनके ढेर सारे वैरायटीज आते हैं और इनके ये जो फ्लावर्स है वो 3-3, 4-4 दिन रहते हैं। आप इसको घर में फ्लावर पॉट में रख सकते हो। ओके, तो ये भी आपने ऑनलाइन मंगाया था, राइट? नहीं, नॉर्मली व्हेन आई गो टू nurseries and when I go to various towns, I bring plants from there. अच्छा। By air also मैं पूरा सिक्योरिटी को पटा के वो प्लांट्स लेके आया हूँ बहुत। ओके, तो वो जो दूसरे जो ग्रीन वाले हैं वो एक्चुअली ऑर्किड्स हैं। वो कौन से वाले हैं ग्रीन वाले? है मेरे ऑर्किड के 2 टाइप है, एक डेंड्रोबियम है और एक वैंडा है। अच्छा। तो ये कमर्शियल ऑर्किड है बेसिकली, जो मैंने केरल के नर्सरी से ऑनलाइन मंगाया। तो अभी तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। मतलब पहले 1-1.5 महीना तो आपको ऑर्किड्स को सिर्फ हल्का फुल्का वाटरिंग ही करना होता है, मतलब दिन में या 2 दिन में एक बार डिपेंडिंग ऑन द सीजन। और फिर वो सेट हो जाएंगे जब उनका रूट फॉर्मेशन आपको दिखेगा, क्योंकि ऑर्किड के जो रूट्स है बहुत सारे एरियल रहते, मतलब आपको कोयले के ऊपर रूट्स ग्रोइंग दिखना शुरू हो जाए।
उसके बाद फिर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर या लिक्विड इंसेक्टिसाइड आपको उनको देना है। मतलब जैसे कोई सलाइन पे रहता है वैसा देना पड़ता है। ओके, सो नीलकंठ, जैसे कि हमने अभी पार्ट 1 में बात की थी, जहां पर हमने एक्चुअली स्टॉप लिया था एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस से। तो अभी उसी क्वेश्चन से अभी हम अपना आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन ये था कि व्हाट अबाउट द वास्तु एंड फेंग शुई प्लेसमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो इन फेंग शुई में कहा जाता है कि हर एक प्लांट की एक स्पेसिफिक जगह होती है घर में, और अगर वो उन्हें सही जगह मिल जाए तो उनकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो पॉजिटिविटी होते हैं, वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। लाइक हमें सक्सेस मिल सकता है, प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, मनी मैटर्स में भी काफी हेल्प हो सकता है। सो कैन यू थ्रो मोर लाइट ऑन दैट? आई डोंट नो मच मोर अबाउट फेंग शुई, बट फॉर वास्तु ऐसी बात है कि जो वास्तु के हिसाब से हमारे यहाँ पे प्लांट्स जो बोले जाते हैं, बेसिकली अपने यहाँ पे जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो अलग अलग राशियां हैं और हर राशि में चरण है अलग अलग, तो उसके हिसाब से आपके राशि के लिए, आपके जन्म नक्षत्र के लिए अलग अलग ट्रीज या श्रब्स बताए गए हैं। लेकिन बात है यस, तो हर राशि में 3 या 4 प्लांट्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर जन्म नक्षत्र। तो अगर 12 राशियां है तो देयर आर अराउंड 48 और 50 प्लांट्स जो आपके लिए लकी साबित होते हैं या आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं वो गार्डनिंग के प्लांट्स की, एंड विच इज मोर कन्फाइंड टू फ्लैट सिस्टम ऑफ होम्स। सो ये जो मैक्सिमम प्लांट्स है वास्तुशास्त्र वाले, दे आर ऑल आउटडोर ट्रीज 90%। सो अगर हम लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात भी करें तो ये हमारे बिल्डिंग में, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं फ्लैट सिस्टम में, उस बिल्डिंग में कौन से दिशा में ये लगा सकते हैं, इसका स्टडी हमको करना पड़ेगा। तो वैसी स्पेस अवेलेबल हो तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने प्रीमाइसेस में जमीन में लगा। तो देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन बी प्लांटेड इन पॉट्स, और कुछ सालों के लिए आप 2 या 4 सालों के लिए उनको रख सकते हैं। बाद में उनकी ग्रोथ होने के बाद आपको उनको जमीन में लगाना। लेकिन कमिंग टू द फेंग शुई एंड वास्तु पार्ट का एक कॉमन हम लोग अगर सुवर्ण मध्य जिसको बोलते हैं, वो अगर लेने जाए तो कोई भी प्लांट जो है वो जो है अगर मरता है तो इट्स लाइक अ नेगेटिव थिंग। करेक्ट। यस, कोई भी प्लांट घर में रखना, कैक्टस है या बोनसाई है, लोग बोलते हैं बुरा है। बोनसाई जो है प्लांट्स के साथ बहुत ब्रूटल व्यवहार है कि उसकी ग्रोथ बहुत रिस्ट्रिक्ट की जाती है। I'm glad कि actually you took up this point, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से। Exactly as you said, on the point, कैक्टस एंड बोनसाई के बारे में भी पूछा गया है कि ये जो प्लांट्स है एज पर वास्तु, नॉट फेंग शुई, एज पर वास्तु इन्हें नेगेटिव प्लांट्स बोला गया है। सो इट विल बी लाइक रियली एनरिचिंग टू नो कि व्हाट यू थिंक अबाउट देम एज वेल, क्योंकि काफी लोगों को बोनसाई में काफी इंटरेस्ट है। बेसिकली कैक्टस और बोनसाई जो है, इसमें से 90% कैक्टाई जो है हम लोग सनलाइट में रखते हैं। तो सनलाइट का मतलब है आपकी जो वास्तु है उसके बाउंड्री पे आप रखते हो, तो वो वास्तुशास्त्र के लिए आउट ऑफ वास्तु है। ओके। बोनसाई भी है 99% जो है आप सनलाइट में रखते हो, तो सनलाइट मतलब आप गैलरी में रखते हो, तो आपके वास्तु के ऑलमोस्ट बाहर हो गई। तो 99% अगर वास्तुशास्त्र का भी सोचने जाए तो ये चीज अगर बाहर रहती हो तो वो अफेक्ट करती नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर कोई आप प्लांट सक्सेसफुली ग्रो करते हो तो इट गिव्स ब्लेसिंग्स ओनली। करेक्ट। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जैसे वो टिपिकल हिंदी फिल्म में जो पुश्तों से कंगन चले आते हैं, जो उसके सास ने इसके बहू को दिए थे टाइप जो है, वैसे जापान में 600-700 सालों से लोग हर नए जनरेशन को अपने बोनसाई देते हैं। तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बोनसाई देती है एंड इट इज ट्रीटेड लाइक ऑस्पिशियस थिंग। अपने यहाँ पे जैसे कोई ऑस्पिशियस, जैसे संक्रांति को हम लोग वाण बोलते हैं मराठी में, जिसे हम छोटा मटका देते हैं या कोई भी गिफ्ट करते हैं, वैसे एक ऑस्पिशियस थिंग मानी जाती है जापान में बोनसाई। तो लोगों के पास 800 साल पुराने बोनसाई हैं, तो जो वहाँ पे रिलीजन में ऑस्पिशियस मानी गई है वो यहाँ पे निगेटिव कैसे हो सकता है। और दूसरी बात है, बोनसाई में हम लोग किसी बड़े हुए प्लांट को लाके उसको काट के हम लोग जबरदस्ती गमले में नहीं करते। बोनसाई सिलेक्शन के लिए हम लोग प्लांट ही ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी ग्रोथ स्लो हो या फिर वो ऐसी जगह पे आया हुआ हो नेचर में या दीवार में जहाँ पे उसकी ग्रोथ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोग एक्चुअली जब बोनसाई बनाते हैं तो किसी अंडर नरिश्ड या निग्लेक्टेड प्लांट को हम लोग जीवन दान देते हैं। तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव फिनोमेनन
phenomenon, right? Rather than considering is at negative. एब्सोल्युटली। और बोनसाई मेरे हिसाब से इज एक्चुअली अ पीस ऑफ आर्ट। को एक पर्सनल ख्वाहिश है कि मे बी गोइंग अहेड मुझे एक कोर्स टेकअप करना है तो अंडरस्टैंड कि बोनसाई कैसा बनाया जाए। एक छोटे से छोटे प्लांट को ही मैंने देखा है जो बोनसाई फॉर्म में है और काफी सालों के बाद उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। तो आप ऐसा कोई कोर्स वगैरह ऐसे लेते हैं? I can teach. ओह ग्रेट, यू कैन टीच, सुपर। तो आप ऐसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं क्योंकि अभी कोरोना के इसमें वैसे भी कोई बाहर तो जा नहीं सकता है ऐसे। कैन यू टीच ऑनलाइन? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो अभी मुझे प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये कोरोना अगर चला जाता है तो आई कैन डू समथिंग अबाउट। ओके, लाइक जैसे कि मतलब लॉकडाउन अगर हट जाता है तो इट विल बी इजी। बेसिकली उसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉट्स लगते हैं, पॉटिंग मिक्सचर लगता है, प्लांट स्पेसिफिकली लगते हैं। तो मतलब आफ्टर कोरोना वी कैन टेक अ सेपरेट सेशन ऑन बोनसाई, स्मॉल सेशन। दिस इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट नीलकंठ। डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये व्यूअर्स के भी काफी काम में आएगा। एंड इन केस टू ऑल माय व्यूअर्स, अगर आपको लगता है दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन जहां पर नीलकंठ खुद सिखाने वाले हैं, डू लेट मी नो एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, राइट नीलकंठ? यस, ठीक है। तो वही अभी अपने पहली बात पे ही कंटिन्यू करते हैं कैक्टस और बोनसाई के बारे में। तो अब जैसे कि अभी एक पहलू हो गया हमारा बोनसाई का, अब सेकंड पहलू जो मैंने कैक्टस के बारे में जो एक्चुअली पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कैक्टस की भी वास्तु के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर अगर उन्हें रखा जाए, उन्हें प्लेस किया जाए तो दे कैन एक्चुअली एक्ट एज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विंडो सिल हो गई या तो ऑफिस का वर्क डेस्क हो गया। वास्तु के हिसाब से एक डायरेक्शन है कि अगर वहां पर कैक्टस को रखा जाए तो उनकी बहुत पॉजिटिविटी और वो एक प्रोटेक्टिव प्लांट के जैसे लाइक बिहेव करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली मैं जब प्लांट्स के बारे में सोचता हूँ ना तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि मुझे उनसे क्या चाहिए, उससे ज्यादा उनको मुझसे क्या चाहिए। ये तो अगर उस कैक्टस को कितनी लाइट चाहिए, उसको कितना पानी चाहिए, वो कहाँ खुश रहता है, ये मैं पहले देखता हूँ। अगर वो खुश है तो मुझे वो पॉजिटिविटी देगा, अगर वो ना खुश है तो मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। करेक्ट, बट आई हैव टू से कि जो छोटे कैक्टस होते हैं ना, जो क्यूट से गमले में रखे जाते हैं, दे आर लाइक रियली वेरी प्रिटी लुकिंग। इनफैक्ट ऑफिस डेस्क के ऊपर एज अ होम डेकोर आइटम इट वुड लुक रियली सुपर्ब। दिस इज व्हाट आई फील। यस। ऑन अ सिमिलर नोट, अभी जैसे कि होम डेकोर की ही बात हो रही है तो मैंने देखा है कि मॉस फ्रेम्स जो है वो भी आजकल काफी ट्रेंडिंग है। So can you tell us more about it? Maybe like उसका मैंने कॉस्ट भी देखा है, उसका कॉस्टिंग भी काफी हाई है। So basically moss is banned actually, taking of moss, because moss grows on trees in damp forests. So when you take out moss from trees, it is actually causing harm to our ecosystem. Oh. So okay. So before some years in indoor plants, moss sticks were being used for growing money plants. Correct. So now the wire thread sticks are being sold by many nurseries. So personally, I advise to minimize the use of moss because it is killing our environment. Oh, और in fact मैं तो as they are taken from endangered location, they are costly. Oh, so ये reason है actually इसके costly होने का, not actually the moss frame that they are creating. Yes, because moss cannot be grown in nurseries or in farms. It grows naturally on trees in dense moist forests like Bhimashankar forest near Pune. I'm quite surprised क्योंकि मॉस फ्रेम जो आजकल है काफी ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं होम डेकोर आइटम के रिलेटेड, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको पूछ लूं सिंस हम लोग होम डेकोर के बारे में ही बात कर रहे थे। अभी 2021 आ गया है एंड हर साल हमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का ट्रेंड नजर आ ही जाता है। तो अभी 2021 के प्लांट के रिलेटेड क्या ट्रेंड्स है वो आप कुछ बता सकते हैं? I don't believe in trends of plants. These are living things. And चीजें ऐसी हो रही है कि जैसे कपड़ों में फैशन आते हैं वैसे प्लांट्स में ट्रेंड्स आने का पिछले 10-15 साल से चल रहा है। इसके वजह से नुकसान ये होता है कि जो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लांट्स है वो नर्सरी में बनना बंद हो जाता है। अगर मैं कहीं पे लैंडस्केप डिजाइन करता हूँ और उस लैंडस्केप के लिए अगर मुझे कोई प्लांट चाहिए कि ये ऐसा दिखे, ऐसा ग्रो हो, तो मेरे दिमाग में एक जो विजन रहता है या फिर एक इमेज रहती है। अगर वो प्लांट मैं सजेस्ट करूँ मेरे क्लाइंट को और वो जाके नर्सरी में पूछे तो ये ट्रेंड वाले थिंग के वजह से वो प्लांट नर्सरी वाला बनाता ही नहीं। वो नर्सरी वाला जो बिकेगा वो मैं बनाता हूँ। राइट, तो एक तरीके
से ये फिर एक मार्केटिंग गीक ही बोल सकते हैं। यस। और ऑक्सीजन प्लांट्स में भी मुझे बहुत ज्यादा लगता है इसमें इंटरनेशनल रैकेट बना हुआ है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स बने और बिक जाए। राइट, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। यस, तो वी शुड एनकरेज मोर एंड मोर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। एब्सोल्युटली। तो ये थे अभी तक के हमारे कुछ क्वेश्चन जो ऑडियंस से आए हैं। तो अब मैंने जैसे कहा कि लाइक काफी क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस से, जो कि लाइक एक तरीके से ये दर्शाता है कि व्यूअर्स को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड्स टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। एंड लेट अस सी हाउ मेनी वी आर एबल टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। सो द फर्स्ट वन ऐसा है कि हाउ टू मेक बोनसाई ऑफ रोजेस। बेसिकली इसमें दो पार्ट हैं। तो आपको रोज जो है वो अगर फ्लावरिंग उसको चाहिए, व्हेन यू ग्रो अ रोज प्लांट यू एक्सपेक्ट देम टू गिव फ्लावर्स इन रेगुलर इंटरवल। तो आप अगर बोनसाई के लिए कोशिश करोगे तो उसको आपको बार बार ट्रिमिंग करना पड़ेगा उसको नेचुरल लुक रखने के लिए, तो आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। और रोज प्लांट का जो ग्रोइंग नेचर है उससे बोनसाई बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब एक रोज का बोनसाई आपको बनाना है तो कम से कम आपको 8-10 साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। इतना 8-10 साल का पेशेंस मुझे नहीं लगता है आजकल किसी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऐसे आया है कि लाइक लोग काफी टाइम के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो ऐसा कोई मैजिकल प्रोडक्ट है जो कि वो अपने प्लांट में डाल सकते हैं, एनी फर्टिलाइजर और एनीथिंग एज सच जिसपे प्लांट्स काफी हेल्दी रहे लॉन्ग टाइम के लिए? बेसिकली ऐसा कोई प्रोडक्ट तो मेरी नजर में नहीं है, लेकिन हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक तो आपका जो मिट्टी है, मिट्टी में आप कुछ हद तक कोकोपीट मिक्स करो तो मॉइस्चर रिटेन करता है इन नेचुरल कंडीशन और थोड़ा एरेशन भी रखता है। एंड देयर इज वन फिनोमिनन व्हिच इज कॉल्ड मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है कि आप एक लीव्स या ग्रास का एक लेयर जो है आपके सॉइल के ऊपर आप डालते हो, जिसके वजह से जो इवेपोरेशन है, मॉइस्चर जो जाता है धूप के वजह से वो थोड़ा कम जाता है। ये क्या बोल सकते हैं आप इसको, ऑर्गेनिक और सपोर्टिंग नेचर वाले चीज है जो मैं आपको रिकमेंड। और ये कहाँ से मिलेगा? लाइक ये जो मल्चिंग के बारे में आपने जो बताया था, ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? क्या मल्चिंग के लिए आपको मिलेगा? मल्चिंग के लिए लीव्स तो आपके प्रीमाइसेस में आपको देखते हैं। ओके। और ग्रास अगर आपको चाहिए तो जब आप अप्रैल मई में आप जब आम खरीदते हो तो घास आप फेंकिए मत, घर में किसी गनी बैग में भर के रखिए। राइट। अभी तो सीजन मैंगोस का है ही वैसे भी। हाँ, तो मैंने लास्ट ईयर से कम एक मेरे घर में 3-4 गनी बैग मैंने वो जमा करके रखा है ग्रास। ये कभी भी ऐसा कुछ हो तो काम में आता है। और कोकोपीट जो है यू गेट इन नर्सरीज और ऑनलाइन। ओके, ये गुड एक कहते हैं ना कि जो रिसोर्सेज हमारे जो है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका काफी अच्छा इस्तेमाल है। लाइक रेदर देन थ्रोइंग देम ऑफ, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से रीयूज कर सकते हैं। एटलीस्ट एज अ मल्चिंग भी मतलब काफी अच्छा काम कर लेता है फिर वो तो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से कि ऐसे कोई प्लांट सजेस्ट कीजिए जिनको सनलाइट की जरूरत ना हो और हॉट वेदर में भी वो सस्टेन कर पाए। सनलाइट नहीं मिले लेकिन ब्राइट लाइट मिले, इतनी तो जरूरत होती है। जो टिपिकल इंडोर प्लांट्स होते हैं, इसमें जो अपने ZZ प्लांट एक होता है, ज़ेमियोकैल्कस ज़ेमिफोलिया, वो है, ऑर्किड्स है, स्पाइडर है, एरेका पाम है, स्नेक प्लांट्स है, फैन पाम है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, एग्लोनिमा, पीस लिली, फर्न्स है, डायफेनबेकिया, सिंगोनियम, ड्रेसिना के वैरायटीज है, शेफलेरा है, रबर प्लांट्स है। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा सा फ्लावरिंग चाहिए इंडोर प्लांट्स तो एंथुरियम है, होया करके क्रीपर है, ऑर्किड्स है, कैलेंचो है, पीस लिली है, बिगोनिया है, ऑक्जेलिस है, एपीफाइलम मतलब जिसको हम लोग ब्रह्म कमल बोलते हैं वो है। ये इंडोर फ्लावरिंग भी है। दीज आर लो मेंटेनेंस प्लांट्स। ओके, ऑर्किड्स छोड़ के। अच्छा, ऑर्किड छोड़ के बाकी सब लो मेंटेनेंस है। यस। ओके, तो अभी जैसे कि आपने जीजी प्लांट्स के बारे में बताया, तो एक जो ऑडियंस है उनके पास जीजी प्लांट है और वो उनका ये क्वेश्चन है कि बेसिकली जीजी प्लांट्स के वो जो लीव्स है वो येलो हो रहे हैं, तो एनीथिंग दैट यू कैन सजेस्ट? एक तो ऐसा है कि आइदर दे हैव केप्ट इन वेरी स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ये जो ZZ प्लांट जो है, इसको जो दोपहर का जो हार्श सनलाइट है उसको नहीं रखना है। दूसरी बात है कि इसको या तो ओवर वाटरिंग हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा दिन से पानी नहीं दिया गया है, या तो फिर इसकी जो मिट्टी है वो कड़क हो गई। तो वो एक्चुअली इनको ये चीज देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो इसका अभी इसके रिलेटेड उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि उनका जो जीजी प्लांट है उसे और फास्ट ग्रोथ कैसे कराए, कोई एक्स्ट्रा मीडियम डालने की जरूरत है? नहीं, ZZ प्लांट बेसिकली स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसको 1.5 या 2 महीने में एक पत्ता आता है, तो आप कुछ भी करके उसका स्पीड नहीं बढ़ा सकते। यू कैन कीप इट हेल्दी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो वो क्वेश्चन है मॉन्स्टेरा प्लांट के बारे में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या इस प्लांट को इजीली ग्रो किया जा सकता है वार्म एरियाज में?
या ऐसे कुछ प्रोपोगेट करना होगा? मॉइस्चराइज इजी टू ग्रो। वार्म एरिया में उसको अगर ग्रो करना है तो आपको मॉर्निंग सनलाइट या इवनिंग सनलाइट मिले इतना काफी है उसके लिए। सनलाइट थोड़ी सी चाहिए उसको, हल्की सी, 1 आध घंटे के लिए। बाकी जिस एरिया में आप लगा रहे हो वहाँ पे थोड़ी मॉइस्चर लेवल्स हाई होनी चाहिए बस। ओके यस ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यूअर है, उनके प्लांट को सीवियर मीली बग इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने जो नीम का जो ऑयल होता है ना वो यूज किया, पर वो भी अभी तक काम नहीं कर रहा है, तो एनी सजेशन? बेसिकली मिलीबग का जब अटैक होता है तो उसमें सिर्फ मिलीबग नहीं होता है, इसमें मिली भगत होता है। अच्छा। इसमें मिलीबग जो है इंसेक्ट, वो क्या करता है, वो प्लांट सैप जो है वो पौधे से लेता है, उसके बाद अपने शरीर से एक टाइप का एक लिक्विड छोड़ता है। वो लिक्विड जो है, वो लिक्विड के वजह से एक फंगस बढ़ता है। वो फंगस जो है, वो फंगस एक गोला बनाता है, जिस गोले के अंदर ये मिलीबग्स रहते हैं। और वो जो मीठा लिक्विड है वो खाने के लिए एंड्स भी आते हैं। तो ये तीनों की मिलीभगत होके ये प्लांट को बर्बाद कर दे। तो आप सिर्फ नीम ऑयल मारोगे तो इसमें से एक कोई तो मर जाएगा, लेकिन मिलीबग को कुछ नहीं होगा, एंड्स मर जाएंगे। इन फंगस और मिलीबग वैसे ही रहेगा। ओके। तो मिलीबग ना आए इसके लिए मैं आपको पहले कुछ उपाय बताता हूँ, उसके बाद मिलीबग आने के बाद क्या करना है वो बताता हूँ। पहले तो मिलीबग ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपका प्लांट जो है उसको जितनी सनलाइट अभी मिल रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा मिले, ऐसे जगह पे उसको रख दी। ओके। दूसरी बात है, जो मिलीबग जिस प्लांट में आपको लगता है बार बार मेरे आ रहा है, तो उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में अगर कोई जंगली प्लांट्स आते होंगे तो उसको टाइम टू टाइम उखाड़ना है, क्योंकि एंड्स जो है, वो एंड्स और मिलीबग्स, उनके लिए ये जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं वो एक सहारा रहता है, एक मीडियम रहता है, वहां पे पहले आते हैं और फिर वो प्लांट पे चढ़ जाते। तो इसके लिए आपको आपका प्लांट जो है उसके नीचे कोई भी बढ़ने नहीं देना है जंगली प्लांट। तीसरी बात है कि हफ्ते में एक बार आपको आपका जो प्लांट है उसको थरो वाटरिंग करना। बेसिकली क्या होता है कि आपका पानी अगर कम हो जाता है, आपके पॉट में जो सॉइल रखी है उसमें जो एकदम नीचे का पोर्शन रहता है वो थोड़ा ड्राई रहता है, तो वहाँ एंड्स को रहने का घर मिल जाए। तो आपको मिलीबग को अगर कंट्रोल करना है तो उसको सपोर्ट करने वाले हर स्ट्रक्चर को तोड़ना है। ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर। और फिर जो इनको मारने का है वो तो केमिकल है, मतलब वहाँ ऑर्गेनिक से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे जो प्लांट्स है हम लोग जो आजकल यूज करते हैं उसमें से 95% प्लांट्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया के बाहर से आए हुए हैं पिछले 100 साल में। दे आर नॉट इंडियन। सो उनके लिए इंडिया के नेचर में ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं है, मतलब जो हम लोग संस्कृत में बोलते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, उसमें एक जीव दूसरे को मार के इकोसिस्टम बैलेंस रहती है। तो ये प्लांट्स जब बाहर से आए तो उनको बर्बाद करने वाले इंसेक्ट उनके साथ लेके आए। तो इसके लिए इंडिया में मिलीबग को मारने वाला दूसरा इंसेक्ट नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, तो इसके लिए आपको फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको चींटियों को मारने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली कैसे है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये ब्रांड नेम नहीं। तो आपको नर्सरी शॉप में जाके ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो जिसमें है ऐसे पेस्टिसाइड आपको खरीदने। तो एंड्स के लिए आपको क्लोरोपाइरिफॉस नाम का एक केमिकल है, वो जिस पेस्टिसाइड में रहेगा वो आपको खरीदना है। फिर जो एफिड्स है, एफिड्स नहीं मिलीबग्स जो है, मिलीबग्स को मारने के लिए आपको कार्बारिल, एसिफेट, बायफेंथ्रिन, लैम्बडा साइहेलोथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड, इनमें से कोई एक पेस्टिसाइड आपको लेना है। और फंगिसाइड जो है या तो कार्बनडाजिम या मैंकोजेब, इसमें से आपको लेना है। तो ये तीनों टाइप के जो पेस्टिसाइड्स है वो आपको प्रॉपर मात्रा में मिक्स करने हैं और फिर आपको प्लांट के ऊपर मारना है, स्प्रे करना है। और इसके लिए एक है कि अगर आपको आज अगर स्प्रे मारना है तो उस प्लांट को आप कल एक दिन शाम को पहले पानी मार के रख दीजिए। फिर पेस्टिसाइड मारने के बाद 24 आवर्स तक आपको पानी अप्लाई नहीं करना है प्लांट को, और फिर 24 आवर्स के बाद आपको पानी मारना है। और ये अगर आप मारने के 15 दिन तक अगर ये क्योर नहीं होता है, आपका मिलीबग्स चले नहीं जाते, तो 15 दिन के बाद इसको सेम रिपीट करना। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू पोथोस प्लांट। तो ये जो वीवर है, इन्होंने जो ये जो पोथोस प्लांट है उसे प्रोपोगेट करने की कोशिश की है पानी में। सो नाउ उनका क्वेश्चन ये है कि अगर पानी में प्रोपोगेट करे तो क्या ये पानी डेली चेंज करना होगा? पानी आपको डेली चेंज नहीं करना है, पानी आपको 2-3 दिन में एक बार चेंज करना है। और अगर आप
किसी सपोर्ट पे पोथोस को बढ़ा रहे हो, तो आप हर बार अगर बॉटल उठा के पानी चेंज करने जाओगे तो प्लांट डिस्टर्ब हो। अगर आप छोटा ही रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप उसको लंबा बढ़ाने वाले हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पानी इवेपोरेशन से उड़ जाता है उतना आपको टॉप अप करना है। और फिर थोड़ा सा आप उसको न्यूट्रिएंट के लिए आप आप क्या बोल सकते हो, कोकोनट वाटर जो होता है, जो हम लोग टेंडर कोकोनट वाटर जो है, वो आप थोड़ा सा पानी में मिला सकते हो उसमें, ताकि उसको कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिल लीव्स के बारे में। तो बेसिल जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करते तुलसी, राइट? बेसिल में अलग अलग चीजें पकड़ी जाती है। तुलसी भी है, हम लोग जिसे यहाँ पे जो सब्जा बोलते हैं वो भी बेसिल के अंडर आता है, और मेडिसिनल वैरायटीज है जो बेसिल के अंडर आता है। ओके ओके, तो ये जो व्यूअर है इनका क्वेश्चन ये है कि जो उनके बेसिल लीव्स है उसमें होल्स आ गए हैं ड्यू टू पेस्ट, तो अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? नॉर्मली ये पेस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर स्पाइडर्स टाइप के जो पेस्ट है उनके वजह से ये होल्स होते हैं। तो इसके लिए आपको एक करना है कि ये प्लांट जो है इनके लीव्स आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मॉइस्ट रखने हैं, इनको सूखने नहीं देना। और कुछ पेस्टिसाइड्स मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे पायरेथ्रिन है, लैम्डासाइहेलोथ्रिन है, और ओमाइट करके एक आता है पेस्टिसाइड। तो ये 3 पेस्टिसाइड्स आप अलग अलग टाइप पे यूज कर सकते हो। मतलब एक आपने अगर आज अप्लाई किया, 15 दिन के बाद आप दूसरा अप्लाई कीजिए, फिर 15 दिन के बाद तीसरा अप्लाई कीजिए, अगर वो फिर से आ गए तो फिर पहला अप्लाई। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगोनियम प्लांट के बारे में। तो ये जो व्यूअर है इनका ये क्वेश्चन है कि उनका जो प्लांट है वो एक्चुअली इतना बड़ा नहीं हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, ब्राउन हो जाते हैं उसकी लीव्स और डाई ऑफ हो जाते। तो एनी सजेशंस, अगर उसका कोई स्पेशल केयर है समर में, एनीथिंग एज सच? सिंगोनियम प्लांट्स का ऐसा है कि सिंगोनियम प्लांट्स सेमी शेड में अच्छे होते हैं, और उसके कुछ वैरायटीज है उनको थोड़ा सा सनलाइट लगता है, कुछ वैरायटीज को ब्राइट लाइट लगता है लेकिन सनलाइट सह नहीं पाते हैं। और सिंगोनियम का दूसरा भी एक चीज है कि जैसे वो बढ़ते रहते हैं उनके जो पीछे के जो लीव्स है वो सूखते जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम कट करके रिमूव करना जरूरी है। राइट। और अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर वाला, नाइट्रोजन वाला खाद सिंगोनियम को देना जरूरी है, और इसके लीव्स पे प्लेन वाटर का स्प्रेइंग करना और मॉइस्चर कंटेंट बना के रखना जरूरी है। या तो आप सिंगोनियम है उसको अच्छे से कॉयर स्टिक पे चढ़ाइए, या तो फिर ऐसा पॉट यूज कीजिए जिसका डेप्थ कम हो लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सिमिलर, लेकिन इस बार है क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू मनी प्लांट। इनका जो मनी प्लांट है ये भी ग्रो नहीं हो रहा है, एनी सजेशंस? मनी प्लांट का सेम सजेशन रहेगा सिंगोनियम के जैसा, और इतना ही है कि सिंगोनियम की तरह थोड़ी सी ग्रोथ नहीं है पोथोस की, इसकी मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट को बीच बीच में जो टिप होता है उसका कट करना जरूरी है, क्योंकि जो मनी प्लांट है वो लंबा जब बढ़ता है तो उसका जो सॉइल से लेके हाफ पार्ट जो है वो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा नंगा हो जाता है, तो वहां से फिर से पत्ते आने के लिए आपको टिप कट करना पड़ता है प्लांट का, तो फिर बीच बीच से नए ब्रांचेस आते हैं और फिर वो हरा भरा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी प्लांट के बारे में। तो इट सीम्स कि इनका जो मधुमक्खी प्लांट है वो ब्लूम नहीं कर रहा है। ऑलराइट, ही इज गिविंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, प्लीज हेल्प। मधुमालती प्लांट्स के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक जो टिपिकल गांव में मधुमालती होता है वो एक होता है, दूसरा होता है जो सिंगापुर मधुमालती है जिसमें खुशबू आती है और बहुत ज्यादा फ्लावर्स आते हैं, और दूसरा है मिनी मधुमालती। तो इन हर एक प्लांट की एक खासियत है कि इनकी एक ग्रोथ लेंथ और ग्रोथ पीरियड जब तक नहीं होता है तब तक आप कितने भी न्यूट्रिएंट्स दो, फ्लावर नहीं है। तो जो मिनी मधुमालती है, टू स्टार्ट विद द शॉर्टेस्ट, मिनी मधुमालती है उसके कम से कम 1.5 से 2 साल का प्लांट नहीं हो और 10 से 12 फीट लेंथ नहीं बढ़े तब तक उसको फ्लावर्स नहीं आए। ओके। दूसरा जो है वो सिंगापुर टाइप का मधुमालती बोला, उसको कम से कम 15-20 फीट का प्लांट नहीं बढ़े और 3-3.5 साल का पुराना नहीं हो तब तक फ्लावर्स नहीं आए। और जो बड़ा मधुमालती है उसको तो कम से कम 30-40 फुट बढ़ना पड़ता है और 3-4 साल, कम से कम 5 साल तक बढ़ना पड़ता है, तब फ्लावर्स आते। तो सिर्फ न्यूट्रिएंट डालने से नहीं होता है, उसका मैच्योरिटी लेवल और मैच्योरिटी टाइम देना जरूरी। एलोकेशिया प्लांट के बारे में है, तो ये प्लांट को दिल्ली के समझ में कैसे केयर किया जाए, उनकी ग्रोथ कैसी अच्छी हो सकती है दिल्ली के क्लाइमेट में जहाँ पर लो ह्यूमिडिटी होती है? हाँ, तो बेसिकली मैंने आपको पहला बताया था कि आप उसको जो आपका जो पॉटिंग मिक्सचर है उसमें आपको थोड़ा सा कोकोपीट रखना है मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा मॉइस्चर सॉइल में मेंटेन होगा। उसके बाद उसको जहाँ पे डायरेक्ट गर्म हवा लगती हो, भले धूप ना लगे लेकिन गर्म हवा भी लगती हो, तो ऐसे गर्म हवा जहाँ लगे ऐसी जगह पे मत रखें। और जहाँ मॉइस्चर हवा में थोड़ा सा हो, जैसे टॉयलेट ब्लॉक हो या सिंक हो, इसके आसपास कहीं पे अगर वो रखे तो अच्छा ग्रो हो सकता है, लेकिन ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। राइट। और
अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैन्योर उसके सॉइल में होना चाहिए। लेकिन Right. फिर भी दिल्ली के यहाँ पे जो मई से लेके जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें ऐसे होगा कि आपका जो ये प्लांट है वो पूरे पत्ते निकाल देगा, आपको लगेगा प्लांट मर गया है, लेकिन फिर जब बारिश शुरू होगी तो फिर से पत्ते निकल आएंगे। तो आपका गमला अगर 3 महीना खाली दिखता है तो आप ये मत सोचिए कि प्लांट मर गया है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि अभी इस धूप में वो जी नहीं पाएगा, इसके लिए पूरे पत्ते झड़ा देगा, फिर बारिश के आते ही वो आ जाएगा। और जैसे अगले साल का जो समर है, समर जैसे ही शुरू होगा अगले साल का, वो अपने आप पत्ते कम कम करते जाएगा और पत्ते खत्म हो जाएंगे। ग्रेट। तो जब उसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएगा तो आपको उसको पानी उसको देना धीरे धीरे कम करते करते बंद कर देना। नहीं तो क्या होगा, क्या आप पानी तो दे रहे हो लेकिन उसमें पत्ते नहीं है, ऐसे कंडीशन में जो मिट्टी के अंदर उसके जो पार्ट्स है वो सड़ जाए। तो जैसे ही पत्ते गिरना शुरू हो जाए, अब पानी भी कम कर दो और धीरे धीरे खत्म। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो ये है एडेनियम प्लांट के बारे में। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, पर उनके जो फ्लावर्स है वो सिर्फ साल में लाइक एक ही बार आते हैं। सो एनी सजेशंस? बेसिकली एडेनियम प्लांट जो है भले फुल सनलाइट में हो, लेकिन उसको ओवर वाटरिंग अगर होगी तो उसका फ्लावरिंग कम होता है। एडेनियम प्लांट्स को हफ्ते में 1 या 2 बार पानी दो, काफी हो जाता है, वो भी नॉमिनल वाटर। अच्छा। एंड आपने सक्यूलेंट्स के लिए मुझे एक सवाल पूछा था, तो जो बिगिनर्स है जिनको सक्यूलेंट्स बढ़ाने हैं, तो एडेनियम इज द बेस्ट प्लांट टू स्टार्ट। अगर आपको एडेनियम आपको जिंदा रखना आ गया तो यू कैन ग्रो फॉर नेक्स्ट सक्यूलेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज विद रिगार्ड्स टू क्रेसुला प्लांट। तो इनका ये कहना है कि इनके जो क्रेसुला प्लांट के जो लीव्स है ये काफी ड्राई अप हो रहा है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द एडिक्वेट केयर। तो इनको ये कुछ ऑब्वियस रीजन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आई बिलीव एक तो ओवर वाटरिंग हो रहा है। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स है वो पानी कम होने से पीले पड़ते हैं, लेकिन सक्यूलेंट्स के जो लीव्स है ओवर वाटरिंग से। अच्छा। यस, या तो फिर उनकी जो सॉइल है वो बहुत कड़क हो गई होगी, सख्त हो गई हो। नेक्स्ट वन जो है वो है बोगनविला प्लांट के बारे में। इस प्लांट पे भी उनको फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट ब्लूमिंग। सो एनी सजेशन? बोगनवेलिया के लिए आपको पानी बहुत कम देना होता है प्लांट्स को, और जब उसका फ्लावरिंग सीजन टिपिकली रहता है दिसंबर से लेके या जनवरी से लेके मई तक, जून तक रहता है, तो आपको अगर फ्लावर्स चाहिए दिसंबर से तो कम 3-4 महीने पहले उसकी ट्रिमिंग मत की, क्योंकि बोगनवेलिया को जो है फ्लावर्स थोड़े से मैच्योर ब्रांचेस पे आते हैं। तो ट्रिमिंग आप बहुत मतलब फ्लावरिंग का जो सीजन है उससे कम 3-4 महीने के पहले कर ली। और जब आपको लगे कि अभी फ्लावरिंग सीजन इसका टिपिकली शुरू हो रहा है, तो प्लांट्स को पानी देने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर, मतलब आप अगर हफ्ते में 3 या 4 बार दे रहे हो तो 2 बार कीजिए, इस तरह से कम कर दी। तो अपने आप थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस देंगे तो बोगनवेलिया को फ्लावरिंग है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवरथिया प्लांट के बारे में। अब इनका जो ये जो प्लांट है वो रूट रॉट की वजह से मर गया है, पर इनको वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्यों। ओवर वाटरिंग। अच्छा, सक्यूलेंट्स के लिए आंसर विल बी द सेम। अच्छा ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हिबिस्कस प्लांट। अभी ये भी जो प्लांट है उनके पास अभी 2-3 सालों से है, पर उसके बाद उस पर फ्लावर सिर्फ एक ही बार आया है। इसका एक कारण है कि हिबिस्कस जो प्लांट है, हिबिस्कस प्लांट और रोज प्लांट, दीज आर हेवी फीडर्स, मतलब इनको रेगुलर मंथली बेसिस पे खाद चाहिए, तो हिबिस्कस को खाद देनी पड़ेगी। दूसरा है कम से कम हिबिस्कस को 6 to 8 आवर्स ऑफ डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए। और दूसरा है कि इन्होंने एक बात शायद उसके ट्रिमिंग के बारे में बताई नहीं होगी। अगर हिबिस्कस को ट्रिम किया जाता है तो हिबिस्कस का ऐसे नहीं होता है कि कहीं पे भी फ्लावर्स आ गए। एक प्लांट के जो ब्रांचेस है वो सभी एक स्पेसिफिक लेवल पे आ जाने के बाद उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो। तो आपका पेशेंस अगर नहीं है, एक लेवल पे जाके ब्रांचेस आपने ट्रिम कर दिए, फिर 1 साल तक फ्लावर नहीं आएंगे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑफिस डेस्क पर रखने के लिए कोई प्लांट सजेस्ट कीजिए। जो मैंने पहले इंडोर प्लांट्स आपको बताए थे ना, ZZ, स्पाइडर, एरिका, स्नेक प्लांट, पैन पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, एग्लोनिमा, पीस लिली, ये सब ऑफिस डेस्क के लिए अच्छे प्लांट। ओके ओके। एनी क्रीपर प्लांट जो आप सजेस्ट कर सकते हैं बैल्कनी के लिए? बैल्कनी के लिए बेसिकली आपका सनलाइट कितना आता है उसके ऊपर है। अगर आपका सनलाइट कम आता है तो क्लिमेटिस करके एक है जो बैल्कनी के लिए बहुत अच्छा है, या फिर अगर सनलाइट अच्छा आता है तो फिर आप जस्मिन के वैरायटीज या मतलब चमेली वगैरह टाइप के प्लांट्स लगा सकते हो, या फिर पैसीफ्लोरा लगा
सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्ट के बारे में है। तो उन्होंने पूछा है कि कोई बेस्ट फर्टिलाइजर हो या कोई बेस्ट वर्मी कंपोस्ट हो वो सजेस्ट करने के लिए। वर्मी कंपोस्ट तो आपको आपके लोकल मार्केट में कोई भी अच्छा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और Okay. वर्मी कंपोस्ट नॉर्मली आपको महीने में एक बार वगैरह या 2 महीने में एक बार आप डालोगे तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर नॉर्मली तो लोग सुपला यूज करते हैं फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको 15 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेडियम प्लांट के बारे में है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि इसके लिए बेस्ट क्या होता है, बेस्ट स्पॉट क्या होता है, कि सन के अंडर रखना है या शेड में रखना है? कैलेडियम को सिर्फ जो हार्श सनलाइट है वहां नहीं रखते। ओके, कैलेडियम को सनलाइट चाहिए ही चाहिए, भले मॉर्निंग की 1-2 घंटे हो या शाम की 1-2 घंटे हो, लेकिन सनलाइट चाहिए। लेकिन जो 10 से 4 के बीच में जो हार्श सनलाइट होती है वो कैलेडियम से नहीं। सिमिलर क्वेश्चन आया है जेड प्लांट के लिए भी। जेड प्लांट को भी आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, लेकिन ब्राइट लाइट में रखना और वाटरिंग बहुत मिनिमम रखना। ओके, एक और एक क्वेश्चन आया है जेड प्लांट के लिए कि जेड प्लांट दिखने में तो हेल्दी दिख रहे हैं पर समहाउ उनके लीव्स ब्लैक हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। ओवर वाटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग्स है जहां पर मतलब लोग हायर फ्लोर्स पे रह रहे हैं, तो उस बैल्कनीज के लिए कौन से प्लांट सबसे बेस्ट प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जिनको मिनिमल सनलाइट लगती हो? जो मैंने पहले इंडोर प्लांट्स आपको बताया वही प्लांट्स है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स है तो आपको ये देखते हैं कि जिस प्लांट्स के पत्ते छोटे हो और लीफ थोड़े से थिक हो वो यूज करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट। ये प्लांट का नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, घोस्ट प्लांट। तो इनका ये पूछना है कि जो घोस्ट प्लांट सक्यूलेंट जो है इसके लिए कुछ खास केयर लेनी पड़ती है? इसको ऐसा है कि इसको साउथ ईस्ट में रखना अच्छा है। साउथ ईस्ट में रख के मॉर्निंग सनलाइट मिलनी चाहिए उसको, और हफ्ते में 1 या 2 ही बार पानी देना। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन एक जो ऑडियंस से आया है वो ये है कि अगर लीफ है, अगर लीव्स की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लीव्स के अगर लीव्स का एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पेड़ है उनके घर पे ऐसे पेड़ पौधे, तो उनके अगर लीव्स में अगर कोई इशू है तो वो कैसे पता चलता है कि लीव्स में इशू है इवन दो दे आर लुकिंग हेल्दी है? ऐसा कुछ नहीं, अगर हेल्दी है तो लीव्स में प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा, तो मतलब लीव्स जो है वो प्लांट्स के हेल्थ का आईना है। ओके, इफ यू आर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग योर प्लांट्स, तो अगर आपके लीव्स अच्छे दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके, तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस ऑडियंस से। मैंने ट्राई किया है कि जितने हो सके आपको पूछूं। तो आई थिंक आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी शुड मूव आउट टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पर काफी सारे जो मिथ्स है जो प्लांट्स को लेकर है उसको हम ट्राई करेंगे बस्ट करने के लिए। लेट अस सी कि आपके ओपिनियन उन सब के बारे में क्या है। सो यू रेडी? यस। ओके, सो जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि अगर प्लांट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे तो उन्हें बहुत ज्यादा पानी देना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? डिपेंड्स ऑन द वैरायटी, क्योंकि द स्ट्रेस को भी ड्यू टू ओवर वाटरिंग और ड्यू टू अंडर वाटर। जो न्यूली प्रून्ड एरियाज होते हैं अगर उसे कवर करते हैं वार्निश टार या पेंट से तो वो काफी अच्छे से रह जाते हैं। तो मेरा खुद का ओपिनियन है कि वी शुड अप्लाई वैक्स और फेविकॉल। नेक्स्ट और फेविकॉल इज सेम। वैक्स और फेविकॉल। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं वो काफी बेटर होते हैं सिंथेटिक पेस्टिसाइड। इसके मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बच्चे वगैरह है और आपके प्लांट्स बहुत ज्यादा इंडोर है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर गुड, लेकिन आपको प्लांट क्योर करना है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स से पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक्सोटिक प्लांट्स है तो देसी दवाइयों से उसका इलाज नहीं होता। अगर नए ट्रीज प्लांट किए गए हैं तो उनको स्टेक भी किया जा सकता है, गाय वायर्ड भी किया जा सकता है। उसको स्टेकिंग जरूरी है न्यू ट्रीज को, ताकि वो हवा से या किसी चीज से गिरे नहीं। ओके, सो मतलब ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट हो गया फिर तो। यस यस यस, बिकॉज अप टू एटलीस्ट 1 to 2 years दे नीड सम स्टिक। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। और ये काफी इंटरेस्टिंग मिथ है कि अगर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर वो लीव्स पर होते हैं और ऐसे वक्त में अगर उनको उन प्लांट्स को अगर डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो वो लीव्स को हानि पहुंचा सकते हैं, दे कैन बर्न लीव्स। नहीं, इट्स अ मिथ बिकॉज इट हैपेंस इन नेचर मेनी टाइम्स। सैंड जो है उसे डालना होता है सॉइल में ताकि वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी कि आप कौन से प्लांट के लिए सैंड यूज कर रहे हो, कितना सैंड यूज कर रहे हो, और जो
मतलब समुद्र के किनारे पे जो अपने को जो सैंड मिलती है वो अपने को यूज नहीं करनी है, बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट। तो अपने को जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं हो और चिकनी मिट्टी जिसमें मिक्स नहीं हुई हो, ऐसी दानेदार अपने को सैंड यूज करनी होती है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी एंड साइज ऑफ प्लांट। पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, जितना ज्यादा डाले उतना अच्छा। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो है उसका जो सीन है, पेस्टिसाइड होता है वो दवाई होता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो स्वीट डिश होता है, तो वो उसकी अपनी अपनी मात्रा होती है, तो उतनी दिन। जो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं उनको पानी की जरूरत नहीं होती है। ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब है कि वो खराब कंडीशन में जी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं लगता। ओके, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कम लगेगी लेकिन पानी लगेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे मिथ बस्टर्स। ओके, तो मैं शुरुआत करूंगी कुछ रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन से, जहां पर आपको शॉर्टेस्ट वे में जवाब देना है उन क्वेश्चंस का। फाइन? यस। ओके, सो द फर्स्ट वन फॉर यू इज कि आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? Expecting others to be in time. Okay, 3 positive things about you. Ability to listen, love for nature and love for music. Okay, what is one thing that people hate about you? Analytical thinking. Your favorite song? तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी हो। Okay, अगर पास्ट लाइफ सच में होती तो आपको क्या लगता है आपकी पास्ट लाइफ क्या होती? अगर पास्ट लाइफ सच में है, रियल है, और अगर आप भरोसा करते तो आपको क्या लगता है कि आप पास्ट लाइफ में क्या हुए होंगे? कोई पौधा होता है किसी जंगल के अंदर। I was expecting that. आप रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है? 50-50. ओके, तो अगर समझो अगर आपको ऐसा चांस दिया गया टू एक्सप्लोर द ओशन, या तो आउटर स्पेस में जाए या तो फिर किसी 50 कंट्रीज को विजिट करे, तो हम तीनों में से किसे चूज करेंगे और क्यों? मैं 50 कंट्रीज में जाना चाहूंगा टू अंडरस्टैंड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दोस कंट्रीज। ओके, देन दैट्स कूल। ओके, आपके बारे में ऐसा कुछ बताइए जो किसी को भी पता नहीं हो। नो आंसर। नहीं, आंसर तो देना पड़ेगा। मुझे खुद को पता नहीं ना। कमिंग लेट। Okay, but you are expecting others to be on time. But you are expecting others to be on time. That is contradictory. The best piece of advice अगर किसी ने दिया हो तो वो क्या था? Reduce the weight. And last one, अगर आप horticulture specialist नहीं होते तो और क्या होते? अगर नहीं होता तो mind reader होता। Okay, तो ये आपकी एक अलग खूबी है फिर ये। Done with the rapid fire round. Now let us be a little more candid. Okay, अभी जैसे कि जो कोरोना की अभी जो सिचुएशन आई है, तो क्या किसी तरीके से आपके प्रोफाइल को उसने इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव? Up to certain extent, because I am not able to go every day and look my plants wherever I am commercially engaged. I can attend my own plants. मेरे खुद के plants में देख सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी commercial requirement है जाने के लिए, वहाँ मैं आसानी से डेली नहीं जा सकता, वीकली या फोर्टनाइटली जाना। Okay, and what about your projects? आपने अभी काफी सारे अच्छे मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। What about them? क्या आपको उनका आप ख्याल किस तरीके से रखते हो? उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और उनसे मैं रेगुलर अपडेट्स लेते रहता हूँ। ओके, और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इन सारे मल्टीनेशनल के साथ काम करके? जैसे कि बीएमसी में आपने काम किया, रहेजा, इन सारी जगह आपने काफी अच्छे से मतलब सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स लीड किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। ऐसा कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है जो आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं बीएमसी में था तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मेरे पास एक माउंटेन था जो मुझे दिया गया था, जहाँ पे बहुत ज्यादा वीड्स जंगल वगैरह आते थे, तो तब मैंने सीजनल फ्लावरिंग के सीड्स वहाँ पे सो करके उनके थ्रू मैंने वीड कंट्रोल किया था। मेरा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, राइट। तो अभी आप जैसे कि अभी आप कंसल्टिंग में है, जैसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स का हो गया, तो अभी जैसे कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए या तो किसी एक का अगर रेसिडेंस का भी अगर समझो आपको कंसल्टेंसी करनी है, सो आप ये सब करते हो ऐसे, राइट? यस, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू कि अगर मुझे कोई कंसल्टेंट करनी है, अगर मुझे आपके पास से कुछ कंसल्ट करवाना है अपने घर के बैल्कनी के लिए, या मेरे किसी व्यूअर्स को या किसी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सो कैन दे कंसल्ट यू? यस, दे कैन डू द थिंग थ्रू नमिता। ओके, ठीक है। तो ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए है कि अगर आपको किसी तरीके का गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए नीलकंठ से, डू रीच आउट टू मी। मैं अवेलेबल हूँ अपने यूट्यूब के, आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, आप मुझे फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पेज, एंड
इवन ऑन माई व्हाट्सएप, और वहां से फिर आई सी हाउ आई कैन कनेक्ट यू टू नीलकंठ, और इस तरीके से आप उनसे गाइडेंस और कंसल्टेंसी ले सकते हैं, राइट नीलकंठ? यस। ओके, ठीक है। नाउ कम्स द राइट टाइम टू डू सम ऑफ द ऑन द स्पॉट एक्टिविटी। सो नीलकंठ, जब मैं आपकी कुछ प्रोफाइल को देख रही थी, मैंने देखा कि आप भक्ति संगीत भी बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं। यू हैव अ लवली वॉइस, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? पता पता बूटा बूटा, पता पता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने, पता पता जाने न जाने, भूल ही न जाने, पाओ सारा जाने, पता पता बूटा बूटा। वाओ, वो मराठी में कहते हैं ना दैट यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम टुडे। आई नो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ऑडियंस से, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने भी काफी क्वेश्चंस पूछे और आपने भी काफी पेशेंस रखा, हर एक चीज की डिटेल बताई, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, बहुत सारे हैक्स बताए, एंड आई एम 100% श्योर कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं दे विल बी मोर देन ग्लैड, और उन सबकी तरफ से थैंक यू वंस अगेन नीलकंठ फॉर योर टाइम एंड ऑल योर एफर्ट्स टुडे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नो वरीज एट ऑल। इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड कि आपने एक्सेप्ट किया मेरे इनवाइट को, एंड यू एक्चुअली मेड इट फॉर माय पॉडकास्ट। स्टे इन टच, बाय बाय। बाय। हे एंजल्स, आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा मेरा ये पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आज तक का सबसे एनलाइटनिंग एंड एनरिचिंग पॉडकास्ट रहा है। डू लेट मी नो कि आपको भी क्या फील हो रहा है बाय हिटिंग लाइक एंड कमेंटिंग, एंड इन केस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू मेक इट अ पॉइंट टू check out all my vlogs and subscribe to my channel and definitely hit that notification bell icon, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू वीडियो पब्लिश हो जाएगा आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Until next, take care.